नमस्कार, एनडीटीवी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के पैनलिस्ट सुमित सर, बाबा, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। हम लोग शायद 2-3 के अंतराल के बाद इस वीडियो को वापस से बना रहे हैं, तो कंफर्म्ड है। तो माफ़ी चाहते हैं। अब कोशिश करेंगे कि हर दिन आप तक हम लोग पहुँचे इस वीडियो के माध्यम से, जो एपिसोड हम अलग अलग विषयों पे करते हैं। आज की चर्चा हम करने वाले हैं बांग्लादेश पर, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले 15 दिन से देखा जाए तो अनरेस्ट है। वहाँ पे एक इंटरिम सरकार भी अब गठन हो चुका है, और जो वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो अब भारत आ चुकी हैं। तो आज हम जो बात करने वाले, जो विचित सर ने एक लाइन दी है कि लोकतंत्र या भीड़ तंत्र, जैसे कि वहाँ पे एक जन आक्रोश ने चुनी हुई जनता की सरकार को बेदखल कर दिया, और वो प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर भारत आ गई हैं। तो विचित सर, शुरुआत आपसे ही करता हूँ मैं। वहाँ एक नई सरकार का गठन होता है, एक इंटरिम सरकार का गठन, और वो जिसको नामित किया जाता है वो मोहम्मद यूनुस हैं। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। पूरे एशिया में और वर्ल्ड भर में उनको जाना जाता है। माइक्रो फाइनेंसिंग का जो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी वहाँ पे। हालांकि उसका विरोध भी है कि वो शेख हसीना कहती थी कि आप लोन देते थे, लेकिन खासकर महिलाओं से वापस लोन आप चुनते थे, और उनका काफ़ी टसल भी था। उन्होंने उनके खिलाफ केस भी करवाया, तो उनको जेल भी भेजा था। अब वो उन्हीं को ही इंटरिम जो गवर्नमेंट उसका हेड बनाया गया है। उनकी कहा जाता है कि उनके टाइज भारत से अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने एक टिप्पणी जो की थी, उन्होंने कहा था कि जब बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी तो भारत ने कहा कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। तो उन्होंने कहा कि जैसे यूरोपीय कंट्री एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, कुछ भी हो जाता है उनके देश में आसपास के, तो भारत को भी उसी तरीके से उस समय कदम उठाने चाहिए थे। ये नहीं कहना चाहिए था कि हमारा अंदरूनी मामला, इसलिए आप खुद ही संभालिए। आपको क्या लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस की जो नियुक्ति है, वो भारत के लिए वही नज़दीकियाँ बनाए रखेगा जो शेख हसीना के समय से था, बांग्लादेश और भारत का रिश्ता? भारत ने जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे तो उनके साथ भी हाथ मिलाया था, जबकि 2 साल पहले ही उन्होंने कारगिल का युद्ध किया था। तो कूटनीति कोरी भावुकता से नहीं चलती है, वो व्यवहारिकता से चलती है। तो भारत अपनी तरफ से तो संबंध बनाने की ही कोशिश करेगा। दूसरी बात, आपने जो सबसे पहले कहा कि कि मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना में संबंध बड़े ख़राब हैं, और ख़राब संबंध इसलिए हैं कि उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट जो किया, ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर्ड किया था आज से 4 दशक पहले। बाद में उन्होंने उनका शोषण भी किया। शोषण का मतलब कि रुपए पैसे में कुछ गड़बड़ी की। लेकिन ये सारी चीज़ें शेख हसीना की भी जुबानी 2008 के बाद आई, उससे पहले नहीं आई थी। जब ये हुआ कि यूनुस भी राजनीति में आ सकते हैं, वो नहीं चाहती थी कि राजनीति में आए। नहीं तो 2006 में जिस समय उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उस समय उनकी विरोधावली गाने में सबसे आगे जो लोग थे उसमें शेख हसीना थी। यहाँ तक कि वो भी शेख हसीना के कायल थे, और 1971 में बांग्लादेश बनाने के कारण मुजीबुर रहमान के लिए उनके मन में सम्मान था, और बांग्लादेश बनने के बाद ही वो विदेश से बांग्लादेश वापस आए थे। ये तो एक बात हुई, एक पृष्ठभूमि है। लेकिन इससे ज़्यादा आगे की चीज़ है कि क्या नई सरकार के साथ, जो आपने सवाल किया कि भारत के संबंध, तो भारत एक विशुद्ध लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे लोकतंत्र पर कभी कोई ग्रहण नहीं आया। कभी कोई फौजी बूट की आहट इस देश में सुनाई नहीं पड़ी। यहाँ तक कि जब इमरजेंसी भी 19 महीने की थी, उस दौरान भी फौज ने दखल नहीं दी, सेना नहीं आई थी। सेना अपना काम जिस तरह पहले करती थी वैसे ही करती रही। ये चीज़ बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, ऐसे देशों में कभी नहीं रहा। वहाँ जब लोकतंत्र अपने चरम अवस्था में होता है, तब भी फौज का साया लोकतंत्र से बड़ा होता है। अब क्या है वहाँ कि जो नई सरकार बनी है, एक तो ये सरकार उस तरह से नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक सरकार कहने में थोड़ी दुविधा, थोड़ी उलझन भी होती है। ये एक चुनी हुई सरकार थी। वो सरकार चाहे जैसे भी चुनी गई थी, वो धक्के से बनी थी या धोखे से बनी थी, विपक्ष को जेल में डाल के बनी थी या विपक्ष के बाइकआउट से बनी थी, बनी तो थी। आपने उस सरकार को हटाने के बाद लोकतांत्रिक तरीके के लिए जो समय लिया है, उसमें आपने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें कि एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जलवा है, उसका प्रभाव है, दूसरी तरफ
उससे भी खतरनाक जमाते इस्लामी को आपने चुन रखा है। जमाते इस्लामी का छात्र संगठन इस्लाम छात्र शिविर, वो एक किस्म से, अगर मैं ये कहूँ तो शायद शब्दों का अतिक्रमण नहीं होगा कि वो एक आतंकवादी संगठन है। जिस तरह से वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाकिस्तान के हक, पाकिस्तान की वाणी बोलता है, जुबान बोलता है, उसमें हम उसके प्रति लगता है कि जब तक उसका प्रभाव हो। आज ही बाबा बता रहे थे कि पाकिस्तान में पहले जब शपथ ग्रहण समारोह होता था तो कुरान के बाद दूसरी धर्मों के जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनके भी धर्म के जो अच्छे शब्द थे धर्म ग्रंथों के, वो पढ़े जाते थे। अब की बार नहीं हुआ, जमाते इस्लामी के प्रभाव से ही नहीं हुआ। तो ये नहीं होना बताता है कि वो अभी पाकिस्तान के प्रभाव वाले जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उसके प्रभाव में बांग्लादेश है। तो जब उसके प्रभाव में रहेगा तो भारत के साथ कूटनीति का रिश्ता इतनी जल्दी तो नहीं टूटेगा। टूटेगा क्या, वो बना ही रहेगा, क्योंकि भारत जैसा मैच्योर देश ऐसा नहीं करेगा कि वहाँ पर कौन सरकार में आ रहा है नहीं आ रहा है उस आधार पर बिगाड़ दे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि बांग्लादेश तीन देशों से की तीन ताकतों से घिरा रहेगा। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है और तीसरी तरफ पाकिस्तान है, और चौथी तरफ जो उसका वाकई शुभचिंतक रहा है, उसके निर्माण से लेकर के उसके निर्माण की सतत प्रक्रिया में वो भारत है। अब भारत के साथ वो कैसा रिश्ता रखता है ये भारत से ज़्यादा बांग्लादेश पर निर्भर करेगा। बाबा, जो विचित सर ने कहा कि जो बीएनपी पार्टी का जो छात्र संगठन है उसके बारे में ये कहा गया था कि रिपोर्ट्स आई थी कि जो इनिशियल प्रोटेस्ट शुरू हुआ छात्रों का वो शांतिपूर्वक था, वो अपनी मांग के लिए खड़े हुए, लेकिन जो विरोध शुरू, जो हिंसा शुरू हुई वो इस दल के शामिल होने के बाद हुई। बाबा, एक देखिए, जो दर्शक है हमारा वो कई बार ना ये चीज़ों को बहुत समझता है कि हमारे पड़ोसी देश में श्रीलंका में अभी 2 साल पहले वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, अब एक तरीके से तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, कुछ समय पहले तालिबान ने अफ़गानिस्तान में भी किया था। लोग कहते हैं कि देखो भारत के पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो रहा है, भारत भी इस तरीके लपेटे में आ सकता है। क्या भारत इन देशों की भारत की जो डेमोक्रेसी है इन देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है कि ये सब चीज़ें कभी नहीं होगी? जैसे विचित सर ने कहा कि हम लोग कभी मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ ही नहीं हमारे देश में। नहीं, जो आशंका व्यक्त की जा रही है वो गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसा आपने खुद ने कहा, विचित जी ने कहा, लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत है। और ऐसा जो आप देखिए कि जिस ढंग से अलग अलग विंग बनाए गए ना, आर्मी है, नेवी है और वायुसेना है, कुछ इस ढंग का अरेंजमेंट किया गया है कि आपको आज़ादी के बाद से अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट आपको देखने को मिला नहीं है। तो ये चीज़ कहना कि भारत में कभी ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो दिन शायद हम अपने लाइफ टाइम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अरेंजमेंट ऐसा है, ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। और एक जो होता है ना कि एक डीएनए भी होता है, तो हमारे जो जनरल्स हैं उनके डीएनए में ऐसा नहीं है कि उनको सत्ता चाहिए, वो अपने बैरक में खुश है। उनको कहा जाता है कि वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, समझ गए आप? किसी भी आर्मी के बड़े जनरल से मिलेंगे तो वो कहेंगे हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बीएसएफ सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है, उसके बाद अब लास्ट लाइन आर्मी अपने बैरक में रहती है, वो ऐसे नहीं निकलती है। अब जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, ये सब चीज़ों में निकलती है, या कभी कोई ऐसी घटना हो कि फ्लैग मार्च करना हो तो आर्मी बाहर आती है। ऐसे आर्मी का कोई, इंडियन आर्मी का कोई पॉलिटिक्स में ऐसा इंटरेस्ट है नहीं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि रिटायर्ड जनरल जो हैं वो राजनीति में आते रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से वो संसद में भी आते रहे हैं, लेकिन उसका ये नहीं है। बांग्लादेश में जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि वहाँ पर जिस ढंग से माइनॉरिटी के पीछे जो ये प्रोटेस्ट के बाद जो उनको टारगेट किया जा रहा है ना, ये एक बहुत जो है सीरियस घटना है, जिस पर कि पूरे वर्ल्ड को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अपने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि एज ए स्टेट आप फेल हो रहे हैं, समझ गए? और जिस ढंग से खासकर वहाँ पे देखिए, अभी जितनी भी मिनिस्ट्री जो बनी है उसमें एक हिंदू को भी रखा गया है। और हम जानते हैं कि 2 हैं, या मैं एक का तो नाम मुझे याद है, तो वो उनको रखा गया। क्रिकेट टीम में भी एक आध आपको दिख जाते हैं वहाँ पे। तो एक वैसी सोसाइटी अब, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आने वाले दिनों में जो माइनॉरिटी जैसे हिंदू की ही बात लें तो उनकी संख्या कम होते जा रही है। और यही वजह है कि वहाँ के क्राइसिस के बाद जो
एक दबाव बढ़ेगा कि भाई इन जो भारत आने वाले लोगों की वो भी एक बड़ी समस्या उस वक्त भी हुई थी जब बांग्लादेश बना था, और वो समस्या अभी भी हो सकती है। तो अब जो मोहम्मद यूनुस, दुनिया उनको बहुत मानती है कि वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन सब के पीछे कौन बड़ा देश है? अमेरिका का हाथ कहा जाता है इन सब के पीछे। शेख हसीना, हालांकि उस चीज़ को विड्रॉ कर लिया गया कि जो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा था हमारा जहाजी बेड़ा यहाँ पे सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर, सेंट मार्टिन आइलैंड पे, तो वो लेकिन उनको लाया ही गया है उसके लिए। अब उनको अब उम्र भी उनकी उतना है, इज्जत है उनका, लेकिन क्या वो जमात से के साए से निकल पाएंगे? क्योंकि जमात जो है वो हमेशा से ही वो वही एजेंडा लेता थोपने की कोशिश कर रहा था जिसको कि रेसिस्ट कर रही थी अभी तक शेख हसीना। आपने देखा क्रैकडाउन भी हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर कि जैसे जैसे सिर उठाने की कोशिश की। और ये एक अजीब सी बात ये है कि आपको लगेगा कि भाई जब आप बांग्लादेश जाएंगे और आपको यदि जमात की भाषा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम पाकिस्तान की भाषा सुन रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग कंट्री है और वो दोनों एकदम अलग अलग धुरी पे है। उनको एक मुस्लिम होने की वजह से आप उसको पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसको ज़बरदस्ती जो है उनको बना के अपने साथ रखा है। ना उनका पहनावा मिलता है, पाकिस्तानी पठानी सूट पहनते हैं, वो लुंगी पहनते हैं, ना खाना मिलता है, मछली खाने वाले लोग हैं, ना ही उनका लैंग्वेज सेम है, कहीं से भी सेम नहीं है। लेकिन उसके बाद अब इतने सालों बाद पाकिस्तान, कुछ हद चीन और कुछ हद तक अमेरिका की नीतियों ने वहाँ पर एक ऐसे ग्रुप को पनपने दे दिया है जो भारत के लिए काफ़ी डेंजरस है। और जो आगे चल के मुझे लगता है कि अब आप वो तस्वीरें देखिए ना, मुजीब के पुतले को किस ढंग से तोड़ दिया, चाहे वो तस्वीरें देखिए जो अकॉर्ड साइन हो रहा था उसको किस ढंग से छिन्न भिन्न कर दिया। तो ये तो तालिबानी मानसिकता है ना, जैसे बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी गई थी अफगानिस्तान के उस तोरा बोरा के खंडरों में, वो जंगलों में, पहाड़ियों में, तो वो उसी तरह की मानसिकता है। तो वो मानसिकता जो है एज ए नेशन मुझे लगता है बांग्लादेश के लिए तो खराब है ही, भारत के लिए भी अच्छे संकेत नहीं। सुमित सर, जो बाबा ने कहा ना टू रिलीजन थ्योरी, काफ़ी लोग मानते हैं कि जो टू रिलीजन थ्योरी लाई गई थी, धर्म के आधार पर दो देश बना दो, उसके काफ़ी रेप्लिकेशंस आज भी लोग जिक्र करते हैं। खासकर बांग्लादेश वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लोग फिर से वो बात करने लग गए हैं कि ये उस समय गलत था। सर, एक विवेक काटजू ने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश का विषय ले लें, चाहे अफ़गानिस्तान का विषय ले लें, उससे पहले जो म्यांमार मालदीव में हुआ, उन्होंने कहा है कि भारत के जैसे देश को किसी भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे व्यक्तिगत रिश्ता बनाने से बेहतर है कि देश की समृद्धि के लिए रिश्ता बनाया जाए। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जैसे मालदीव के जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनका भारत से रिश्ता बहुत अच्छा था, उससे पहले अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनमें भारत ने वहाँ बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया, और बांग्लादेश में शेख हसीना का संबंध जानते ही सब लोग बहुत अच्छा था, इसलिए भारत ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो भारत के जो तीनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये जो परिवर्तन हुआ है उससे हमारे लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई हैं, या वो लॉन्ग टर्म कूटनीतिक प्रोसेस जो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा? देखिए, जो बदलाव बांग्लादेश में हुआ है वहाँ की आवाम जिसको बहुत वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। भारत के दृष्टि से अगर देखेंगे, भारत की नज़र से देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है। इंडियन डिप्लोमेसी के लिए ये जो बदलाव है ये ठीक इशारा नहीं करता है। ये अलग बात है कि शेख हसीना अपने मुल्क में है, हम उनको होस्ट कर रहे हैं, हमने उनको पनाह एक तरीके से दे ही दी है। मुझे लगता नहीं कि उनको कहीं जा भी पाएंगे। अब 3-4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ, सबने ऑलमोस्ट सारी बातें बोल ली हैं। दोनों की बातों से मैं विचित्र जी और बाबा की बातों से 100% सहमत हूँ। भारत और पाकिस्तान जब बने तो धर्म का मामला था। बांग्लादेश जब अलग हुआ पाकिस्तान से और भारत ने उसमें एक रोल निभाया तो वो भाषा का मामला था। वहाँ धर्म की लिहाज से अलग नहीं हुए थे, क्योंकि जिस जगह पे वो थे वहाँ पे उनको असली दिक्कत भाषा की थी कि भाई हम बंगाली बोलने वाले लोग हैं, उर्दू हमारी भाषा नहीं है, बांग्ला हमारी भाषा है, और हम उस चीज़ पर उस पर पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था। और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती गई और जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है कि भारत ने साथ दिया वगैरह वगैरह वगैरह, और मुजीबुर रहमान उसके हीरो बन के निकले जिनको भारत ने सपोर्ट किया। अब मैं आज के वक्त में आता हूँ, जब शेख हसीना के साथ क्या हुआ 2009 में, जब वो सत्ता में आई हैं 2024 तक, इन 15 सालों में शेख हसीना क्योंकि
दो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स बांग्लादेश के भीतर हुए। इकोनॉमिकली बांग्लादेश ने बहुत अच्छा किया। अगर आप इस्लामिक कंट्रीज़ को देखें दुनिया भर में, हालांकि मैं बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री की कैटेगरी में नहीं रखना चाहूँगा, पर क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग इस्लाम को मानने वाले लोग हैं तो एक सेकंड के लिए इजाज़त ले रहा हूँ। इस्लामिक कंट्रीज़ को आप देखें तो इन 10-15 सालों में उनका ग्रोथ रेट देखें और बांग्लादेश का ग्रोथ रेट देखें, फिनोमिनल है, अलग है। अगर आप चले जाइए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, अल्जीरिया, ये तमाम मुल्कों में लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, इनकी करेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट हब बना दिया। 83% गारमेंट जो बनता था दुनिया भर में, वो बांग्लादेश में बन रहा होता था। अब रिसेंट पास में वो वियतनाम और बाकी आसपास के मुल्कों में शिफ्ट हुआ है। पर ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी। इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब आप एम्पावर करते हैं लोगों को, जब लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों को ताकत मिलती है, लोगों को पैसा आता है, तो एक धड़ा ऐसा होता है जिनको ये चीज़ें बेचैन करती हैं, परेशान करती हैं कि ये क्यों आ गए। ये हर मुल्क में इस तरह के लोग हैं। सब अच्छा ही चाहें ज़रूरी नहीं है, कुछ को लगता है कि अच्छा हमारे साथ हो। तो ऐसा ही एक धड़ा था जिसको अभी विचित्र बाबा ने समझाया, जिसको इस्लामिक कट्टरवाद बोलते हैं। क्योंकि आप लिबरल मुस्लिम कंट्री थे, आपके यहाँ बुर्का ज़रूरी नहीं था, आपके यहाँ बिंदी लगाते थे, आप बांग्ला बोलते थे, उर्दू बोलना ज़रूरी नहीं था, आप मछली खाते थे, आप चिकन मटन नहीं खाते थे। ऐसी तमाम चीज़ें थीं जो आपको बाकी इस्लामिक कंट्री से अलग खड़ा करते। ये सब चीज़ें जो इस्लामिक कट्टरपंथ को फॉलो करने वाले लोग थे, जिसका नाम मैंने लिखा भी, अंसरुल बांग्ला टीम, ABT के नाम से एक संगठन खड़ा होता है वहाँ पे, जो इस्लामिक कट्टरता को आगे बढ़ाता है। और जो लोग लिबरल सोच के लोग थे बांग्लादेश में, और जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते थे और आगे रहने की बात करते थे, उनको चुन चुन के मारा जाने लगा। जैसे आजकल होता है ना कि आप पकड़ते, मुकदमा करते हैं तो जेल में डाल देते हैं। कई पत्रकारों को घर में घुस के मारा गया जो इस तरह की लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो जब इस तरह की चीज़ें, और इस चीज़ को हवा कौन दे रहा था, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लश्कर, अफ़गानिस्तान वाले संगठन, तालिबान, ये सब लोग जो सो कॉल्ड कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, ये बांग्लादेश में भी उन्होंने जगह बना रखी थी। और यही लोग नॉर्थ ईस्ट में हमारे देश में परेशानी पैदा करते थे 2009-10 के पहले, जब तक शेख हसीना नहीं आई थी। तो इन लोगों की वजह से लश्कर का इंटरवेंशन इतना बढ़ गया कि इन पर कोड़ा चलाना शुरू किया शेख हसीना की सरकार ने, और एक तरीके से उन पर बहुत सख्ती से काम लेने की शुरू की। यही लोग धीरे धीरे करके इतने ताकतवर बने और इतना बड़ा विरोध खड़ा कर दिया शेख हसीना के खिलाफ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोक्रेट थी, उनको कहा जाने लगा कि ये ज़िद्दी हैं, मनमानी करती हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट मुझे मोहम्मद यूनुस साहब की इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बांग्लादेश का दूसरा उदय है। उन्होंने जो नया बांग्लादेश उन्होंने कहा, वो मोहम्मद यूनुस जिन्होंने मुजीबुर रहमान का साथ दिया, वो मोहम्मद यूनुस जिनको शांति का पुरस्कार मिला नोबेल का, आज जब वो बांग्लादेश में आए हैं तो उनको शांति स्थापित करनी है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो शांति कैसे लेकर आएँ और कैसे माइनॉरिटीज़ पे जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से चुन कर परेशान किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, उसको ठीक करें। हालांकि उन्होंने अपील की, उन्होंने बातें की, उन्होंने ऐसा कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाया है जिसको रहते उनको सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन मुझे उनका वो बयान बड़ा अजीब लगा था जब उन्होंने शेख हसीना के डिबैकल को, उनके हटाए जाने को कहा कि ये बांग्लादेश का दूसरा जन्म हुआ है। तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मोहम्मद यूनुस को ऐसे कहने की क्या ज़रूरत थी। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो भारत की नज़र से है कि देखिए, हम बांग्लादेश हमारे पड़ोस में, हम इसको नहीं बदल सकते, ये ज्योग्राफी है, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत विस्तारवादी नीति नहीं अपनाता, भारत ने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया। ये हमारा इंटेंशन भी नहीं होगा कि हम बांग्लादेश में जाके कब्जा कर लें और अपनी हुकूमत बना लें। ये कि ना नरेंद्र मोदी का होगा, ना राहुल गांधी का होगा, ना किसी का, ना ममता बनर्जी का होगा, किसी का नहीं होगा। ऐसे में चुनौती ये हो जाती है कि जब नई सरकार बन रही है और एक ऐसी सरकार बन रही है जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर बन रही है, मोहम्मद यूनुस उसके भले ही उदारवादी चेहरा हैं, पर कहीं ना कहीं उनको इसको एड्रेस करना पड़ेगा अगर उनको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उस कुर्सी पर बैठना है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो उनका हाल भी वही होगा, क्योंकि जो लड़के मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से इस्तीफा दिलवा सकते हैं, जो लड़के मिलकर ये तय कर सकते हैं कि सड़क पर इसकी गाड़ी कहाँ चलेगी और कब चलेगी, तो सब लड़के ही तय कर रहे हैं। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए कुछ करना बड़ा उल्टा हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में शेख हसीना कितने दिन तक हिंदुस्तान में रहेंगी, क्योंकि आपको मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ संबंध बना के रखने, अपने 6 या 7 राज्यों से बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं,
उन सब जगह पर इंसर्जेंसी ना पैदा हो, ये हमको मैनेज करके रखना है। नॉर्थ ईस्ट हमारा पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। फिर से वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन ना हो जाए, आतंकवादी गुट ना खड़े हो जाए, तो आपको इस सरकार से बात करनी होगी। अगर शेख हसीना दिल्ली में रह रही हैं और वो लोग नहीं चाहेंगे कि शेख हसीना को हम पनाह दें, तब भारत का क्या रुख होगा? तो भारत के लिए अजीब सी कैच 22 टाइप की सिचुएशन इस टाइम फंसी हुई है। शेख हसीना का साथ देना भी चाहते हैं, देना भी चाहिए, पर शेख हसीना का साथ देकर के हम जो नई अंतरिम सरकार या जो नई सरकार बनेगी चुनकर आकर, अगर मान लो वो जमात की बन गई, जमीयत इस्लामी की बन गई, तब आप क्या करेंगे? जो कि घोर शेख हसीना की विरोधी है, तो पहली शर्त ये रखेगा कि शेख हसीना को हमारे हवाले करो, हम उस पर मुकदमा करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, मुकदमा करके फांसी की सज़ा सुना दी जाए, जो परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं। तो ऐसे में भारत के लिए कोई भी लाइन को अपनाना इस वक्त में हम सब के लिए बहुत मतलब जिम्मेदारी भरा काम है कि हम जो कुछ बोलें, कहें, करें एज अ सरकार, एज अ सिटीज़न, वो बहुत ही एनालाइज करके, बहुत ही इवेल्युएट करके करना चाहिए। पुण्येंदु जी, जो सर ने कहा ना, एक टू रिलीजन थ्योरी थी, उसके बाद जो भाषा के आधार पर, तो सबा नकवी का एक लेख था, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भाषा के आधार पर देश बनते तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि उनका कहना था कि पाकिस्तान आप चले जाइए तो वहाँ पंजाब अलग है, सिंध अलग है, अलग अलग है, तो वो भाषाई आधार पर सभी पिछड़े इलाके हैं। पंजाब अलग है तो पंजाबी लैंग्वेज है, सिंध अलग है, सिंध का अलग लैंग्वेज है। वैसे बांग्लादेश मुसलमान है लेकिन वो बंगाली है, तो वहाँ सब कुछ कल्चर अलग है। तो अगर भाषाई आधार पर बनता तो शायद अलग परिस्थिति होती। खैर, एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता जो सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने खुद व्यक्त किया है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ही है जहाँ पे माना जाता है कि हिंदू सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं पूरे एशिया में। सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुरक्षित माने जाते थे बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे शेख हसीना की जो नीतियाँ थी वो पार्शियल नहीं थी, किसी भी एक धर्म के आधार पे वो पूरा दोनों मेंटेन करती, जैसे भारत में है कि भाई हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई वाला हिसाब है। आपको मालूम है दुर्गा पूजा में वहाँ पे छुट्टी होती है, और नाव से लेके आते हैं दुर्गा जी की मूर्ति इधर हमारे बंगाल के तरफ, बंगाल, और ईस्ट बंगाल क्लब है बंगाल में, ये भी सोच लीजिए। जैसे मैंने पढ़ा भी तो वहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे देश के कई नेताओं के नाम पे वहाँ पे काफ़ी चीज़ें रखी गई मानने पे, क्योंकि इतना रिश्ता अलग है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसा हम लोग चिंता भी व्यक्त करें, जो कट्टरपंथी सोच है जो अब बची हुई है वहाँ पे सरकार में, सत्ता में है, जो आने वाली सत्ता में खैर कह सकते हैं उसको, वो आएगी तो चीज़ें बदल जाएंगी और वो दिक्कतें शुरू होंगी, हिंदुओं का पलायन बढ़ेगा। क्योंकि जो सीए वाला जो इशू है, फिर से वो एक भाजपा के पास एज होगा कहने के लिए कि देखिए हम जो कह रहे थे उसका कितना बड़ा फ़ायदा भारतीय जो हिंदू है जो बांग्लादेश में है उनके लिए होने वाला है। बिल्कुल अश्विन, देखिए ये जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और जिसे जन आंदोलन का भी नाम दिया जा रहा है, वो सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। वो हम इतिहास में जब हम देखते हैं कि जो आंदोलन किसी खास मुद्दे को लेकर के अचानक से बहुत बड़े हो जाते हैं और कई बार जो सत्ता को जो है वो बेदखल कर दिया जाता है, तख्ता पलट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे आंदोलन ऑर्गेनाइज नहीं होते। वो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो वहाँ पे आरक्षण के विरोध में जो 50% से ज़्यादा का आरक्षण था, जिसको लंबे समय से लोगों की मांग थी कि हटा दिया जाए, मतलब इसको हटाया जाए, और वो आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ और वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसको अपने फ़ायदे के लिए तमाम लोगों ने सहयोग दिया ही, और ये होता भी है। अन्ना आंदोलन में भी सिर्फ स्वयंसेवी संगठन ही नहीं थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत सारी मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले जो संगठन वो लोग भी आ गए थे, सपोर्ट किया। आप समझिए एक आंदोलन वहाँ भी बांग्लादेश में भी खड़ा हुआ और वो इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे हिंसक हो गया वो, कि इनको छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा शेख हसीना को। अब ऐसे में दिक्कत क्या होती है, ये आंदोलन जो बड़े हो जाते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, क्योंकि कोई सांगठनिक है नहीं, वो छात्रों के ऊर्जा से पैदा हुए और जिस पे और लोगों ने सपोर्ट किया। आप जिस तरह से तस्वीरें आई थी, लोगों ने, सही बात है, उसको एक आज़ादी आंदोलन के तौर पे लिया शुरुआत में कम से कम। अब मैं देख रहा हूँ, आज इंडियन एक्सप्रेस की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति तोड़ी गई, तो बहुत लोग इससे दुखी भी हैं, जो आंदोलन को लीड करने वाले लोग भी उसमें हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें एक तरफा हमें लग रहा है कि जो आंदोलन में शामिल थे वो मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति तोड़ने के समर्थक थे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग उसको लेकर के दुखी भी हैं क्योंकि वो अपना नायक उन्हें मानते, लेकिन उनका कहना है भीड़ जिस तरह से उस समय रिएक्ट कर रही थी, वो उस समय उसको रोकना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो लोगों ने, मुझे लगता है कि शेख हसीना के पिता के तौर पर, शेख हसीना से जुड़े व्यक्ति के तौर पर देखा
और उस तरह से रिएक्ट किया, वो ये अनजाने में राष्ट्रपिता की भूम गए। हाँ, क्या रहे हैं, जिसकी उन्हें बाद में आने वाले समय में जब वो उनका दिमाग थोड़ा शांत होगा तो उनको ये दर्द महसूस। हुआ होगा। अब क्या होगा, ये स्वाभाविक है कि आंदोलन से आपने जिसको हटाना था वो तो अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थिति है उस पर काबू करना, वो अनुभव आपको नहीं है। आप छात्र हैं और आपके बहाने उसमें ऐसे ऐसे लोग घुस आते हैं, क्योंकि वो ओपन फोरम है, वो कोई ऑर्गेनाइज पार्टी तो नहीं है। पार्टी जिस तरह से काम करती है कि पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉपुलर डिमांड्स पे काम करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उस तरह से काम नहीं करती। बीजेपी या संघ के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो एक तरह से आप देखेंगे बहुत आक्रामक हद तक चाहते हैं कि वो मतलब एंटी मुस्लिम थॉट को मानने वाले लोग भी उनके समर्थक हैं। लेकिन क्या पार्टी उस तरह से काम करती? क्या संघ परिवार या बीजेपी या सरकार उस तरह से काम करती? जो आपने कहा उसका वैसे मामला रिसेंटली फ्राइडे को ही हुआ था, जब फ्राइडे को गाजियाबाद में वहाँ मुस्लिम को मारा गया था। देखा हमने। तो इस तरह के समर्थक भी हैं, लेकिन जो पार्टी होती है वो सिर्फ अपने समर्थकों के पॉपुलर डिमांड्स को ऐसे फुलफिल नहीं करती, क्योंकि पार्टी एक संगठन होता है, वो बहुत निचले स्तर तक उसके लोग होते हैं और लोगों को काबू करना उन्हें आता है। लेकिन जब कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन जन्म लेता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो अचीवमेंट के बाद वो उसमें इस तरह के तत्व उसको मिसयूज करना जानते हैं। वही हाल इस समय बांग्लादेश को गुजरना पड़ रहा है। अब लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका है, जो चाहते हैं कि इस स्थिति का हमें जितना लाभ लेना हो हमले, जो इस तरह की राजनीति को करते हैं, एक एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, वो दुनिया भर में आज सब देशों पूरे में। दुनिया में अगर सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो क्या है, वो फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड से लेकर कहीं भी आप उठा कर देखिए तो एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश में भी जो पार्टियां हैं, जो राइट विंग पार्टियां हैं, वो उसका लाभ उठाने की कोशिश करती हैं। हमारे देश में भी तमाम ऐसे संगठन हैं जो एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका फ़ायदा उठाने की लगातार कोशिश हो रही है। ऐसे तमाम वीडियोज़ जो बहुत पुराने हैं, ऐसे वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं ताकि यहाँ के जो मेजॉरिटी को आप एक तरह से आप उनको उद्वेलित करें कि देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और उसमें ज़्यादातर वीडियो आप पाएंगे फेक है। उस तरह के लोग, ऐसे भी तो वीडियो आ रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो वहाँ का मेजॉरिटी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी मंदिरों और तमाम जो हिंदू संस्थान उनके आगे खड़े होके वो उनकी रक्षा के लिए है और बार बार अपील हो रही है। खुद मोहम्मद यूनुस ने भी इसकी बात की है। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका है कि एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, वो उस तरह के वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं जो उसमें आधे तो झूठे हैं, आधे से ज़्यादा। और लगातार उस पर बात हो रही है। अब जिस तरह से गाज़ियाबाद वाला भी हमने प्रकरण देखा, वो जबकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे, गाज़ियाबाद पुलिस का वो आया, उनका बांग्लादेश से दूर दूर का लेना देना नहीं है। और आप बांग्लादेश के जो तमाम लोग जो 71 या उसके बाद बांग्लादेशी मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके भी हित में नहीं है ना। वो भी तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में शांति अगर रहेगी तो शायद हमारे इंडिया में हम हैं, हमें भी कोई टारगेट नहीं करेगा। और आम आदमी जो है वो कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करता। तो अभी जो अराजकता की स्थिति है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता उससे उबरने की कोशिश करेगी। और जो कुछ कमियां अवामी लीग पार्टी या उनकी सरकार की थी, देखिए सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलता कि आप जो है आप जीडीपी ग्रोथ आप बढ़ रही है, अगर लोगों को आज़ादी नहीं, क्योंकि ये ऐसे आंदोलन वो ऐसे ही नहीं हो जाते कि किसी जमात इस्लामी अगर इतना ही जमायती इस्लामी ताकतवर होता तो उसको छात्रों की क्या ज़रूरत थी, वो खुद से आकर के कोई आंदोलन कर रहा होता। तो वो इतना ताकतवर नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है शेख हसीना की जो पॉलिटिक्स थी उसमें कमियां थीं, लोगों को वो आज़ादी नहीं थी। क्योंकि सिर्फ लोगों को अच्छा जीवन आप मतलब अच्छी आर्थिक स्थिति दे दीजिए, लेकिन उनको बोलना छीन लीजिए तो लोग बगावत कर देंगे। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है। तो हमें भी, जैसा कि बाबा ने भी बोला, सुमित सर ने भी बोला, तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण वो है। क्योंकि आप देख रहे हैं बॉर्डर्स पे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं कि तमाम लोग बॉर्डर्स पे जमा हुए हैं। और सिर्फ ये हिंदुओं की बात, माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है, बहुत सारे बांग्लादेश के मुसलमान बॉर्डर स्थिति में आप देखिए हार्ट लगते हैं बॉर्डर्स पे, जो वहाँ से आके चीज़ें बेचते हैं। या बाबा विजित सर आपने भी देखा होगा, मैं अभी गया था, जैसे चेरापूंजी साइड में घूमने गया था, बहुत सारे स्थानीय जो बांग्लादेश की सीमा से सटे लोग दिन में आके यहाँ अपना रोज़गार करके कुछ मजदूरी करके वापस चले जाते हैं। और ये इंटरनल ये सब चीज़ें होती हैं। वो उन लोगों के लिए भी तो ये स्थिति वो है। तो कोई नहीं चाहता कि इस तरह की अशांति हो जिससे लोगों के जो आम लोग हैं उनके रोजी रोटी पर सवाल उठे। बस ये आखिरी सवाल, बस हाँ या ना या एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। शेख हसीना जो भारत में है, वो उनको भारत में शरण देना भारत की कूटनीति के लिए सही है या नहीं? दूसरा,
अभी तक जो बात चल रही थी यूके चले जाएंगे क्योंकि उनकी जो बहन की बेटी है जो वहाँ की एमपी हैं वो दे देगा, लेकिन कहा जा रहा है कि यूके जो नई गवर्नमेंट है वो मानवाधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत है, उसको लेकर वो तुरंत इस मामलों में दे देती है, लेकिन शेख हसीना को अभी तक वहाँ पे वो अनुमति नहीं मिल पाई है। तो क्या उसके पीछे आपको किसी वेस्टर्न कंट्री के का दबाव नज़र आता है कि उनको वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रहने की? बस एक लाइन में मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे लगता है कि शेख हसीना को जो भारत ने शरण दिया है वो बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। वो ठीक है, मतलब जो विचित्र सर व्यवहारिकता की बात कर रहे थे, लेकिन व्यवहारिकता में इतना भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई शरण मांग रहा है कुछ दिन के लिए, ट्रांजिट पीरियड में उनको कहीं जाना है, वो थोड़े, और जिस तरह के हमारे रिश्ते रहे मुजीबुर रहमान से और शेख हसीना भी कुछ दिन पहले तक हम उन्हें सच्चा दोस्त बता रहे थे, तो अब हम अचानक से उनके लिए दरवाजे बंद कर दें तो ये गलत बात है। मुझे लगता है कोई भी ऐसा अगर आता है तो आपको उसकी शरण आपको देना चाहिए। और जैसा कि जयशंकर साहब ने भी बोला था कि ये कुछ दिन की बात है, वो शायद कहीं और शिफ्ट होना चाहती हैं, तो शरण देके कोई गलती नहीं की मुझे। भारत की कूटनीति के लिए क्या ज़्यादा दिन तक रहना सही है अगर कहीं और कोई देश उनको अपने यहाँ आने की अनुमति नहीं देता है तो? पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि दूसरी जगह जाना उनका बहुत आसान नहीं है, और वो संभव है कि यहीं रहें, और वो कब जाएंगी नहीं जाएंगी ये कहीं स्पष्ट नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 1975 में भी उनको यहीं रखा गया था, तो 1975 का जब भारत रख सकता था तो 2024 का भारत भी रख लेगा। ये कोई समस्या वाली चीज़ नहीं है। नसरीन भी तो रह रही है ना, उनसे ज़्यादा हाँ। जिस तरह का विरोध तस्लीमा नसरीन को लेके है वहाँ के लेकिन वहाँ के समाज को समझिए, भारत में भी सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन किसी नेता को देश छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके जान पे खतरा, माने मॉब लिंचिंग वाला खतरा नहीं होता जो वहाँ पे है। अब इसमें भारत के सामने जब मैंने व्यवहारिक राजनीति कूटनीति की बात की, तो व्यवहारिक कूटनीति ये है कि दोनों देशों के बीच संबंध है। सबसे बड़ा है कि ट्रेड बहुत बड़ा है। हम एशिया उपमहाद्वीप में हम जिस देश से सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो बांग्लादेश है, और उसमें भी हमारा निर्यात ज़्यादा है, मतलब भारत का के फेवर में है। हम इसीलिए मैंने कहा कि पेट का सवाल सबसे बड़ा सवाल होता है, तो भारत उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और सरकार तो वहाँ उनकी चल रही है, चुनाव में तय हो जाएगा कि क्या होगा। अभी जो हालात है उसमें नहीं लगता कि अवामी लीग के लिए किसी किस्म का ये है। तो भारत को के लिए बड़ी अजीब चुनौती है जो कि कूटनीति में अक्सर होती है। वो एक शेर है कि मुश्किल होता है ऐसे रिश्ते को संभालना कि तेरा होना भी नहीं और तेरा ही कहलाना। तो ये दिक्कत तो भारत है के लिए। लेकिन इसी को संभालना पड़ेगा। बाबा और सुमित सर, आप दोनों से मेरा चाह रहे थे नहीं, जब आपके शरण में कोई आता है तो फिर आप ऐसे थोड़ी जाने देंगे। और जैसा कि विचित्र जी ने कहा, बहुत पुराने रिश्ते हैं, तो कहाँ जाएंगी, यहाँ रहेंगी, और मुझे लगता है लंबे समय तक रहने वाली। सुमित सर, क्या जैसे एक रिपोर्ट आई थी, हालांकि बाद में वैसे उनके शेख हसीना के बेटे ने ही खारिज कर दिया, अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका की बात कही जा रही थी उसमें, तो क्या आपको लगता है कि यूके या जो जैसे फिनलैंड या यूके में उनके जाने की बात चल रही थी, इन देशों में इसलिए शरण नहीं मिल पा रही क्योंकि यूएस का प्रेशर है, आपको लगता है? देखिए, आपने शुरू में कहा कि एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर आपने नया सवाल पूछ दिया, तो आप ही के सवाल के जवाब देने में मैं एक के बदले 10 लाइन बोल देता हूँ। देखिए, दुनिया आज की तारीख में बटी हुई है, अमेरिका के साथ हो या अमेरिका के खिलाफ हो। अमेरिका ने जिस तरीके से शेख हसीना का पासपोर्ट रिवोक किया मतलब पासपोर्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये मैसेज चला गया कि जो भी उनको पनाह देगा, जहाँ भी वो जाएंगे, उससे अमेरिका के संबंध आने वाले वक्त में ख़राब हो सकते हैं। भारत ने क्योंकि एक स्टैंड ले लिया है, पिछले 2 साल में हमने देखा, जब से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका की नहीं सुनी हमने रूस के साथ अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ताकत को दिखाया। मोदी जाके बाइडेन से भी मिलते हैं, मोदी ट्रंप को भी शुभकामनाएं देते हैं, ज़ेलेंस्की से भी मिलते हैं, पुतिन से भी मिलते हैं। तो भारत ने जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बना के रखा हुआ है, अभी फिर जा रहे हैं। ये इस ताकत को दिखाता है कि अमेरिका के पासपोर्ट रिवोक करने के बावजूद भी भारत ने कोई डर नहीं दिखाया, कोई चिंता नहीं दिखाया और यहाँ रखा। लेकिन ये तो आपकी हिम्मत की बात हो गई, पर कूटनीति हिम्मत से नहीं चलती है।
कूटनीति में आपको 2 कदम आगे और कई बार 1 कदम पीछे लेना पड़ता है, ताकि आप सामने वाले को भी संतुष्ट कर सकें कि आप उसकी बात भी सुनने को तैयार हैं। ऐसे में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम 6 हमारे राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और उन 6 राज्यों में इंसर्जेंसी ज़बरदस्त तरीके से हमने देखी है, 6 में से 4 राज्यों में तो खासतौर पर, ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ पे जमीयत आ रही है, जमीयत आती हुई दिखाई दे रही है, कट्टरवादी दिख रहे हैं जो मुजीबुर रहमान को दुश्मन मानते हैं, शेख हसीना को मार देना चाहते थे भीड़ के ज़रिए, तो ऐसे उस भीड़ तंत्र के ज़रिए, तो ये सवाल भारत के लिए भी आसान नहीं होगा कि हम शेख हसीना को कितने दिन रख पाएंगे। तो ये बैलेंस बना, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने दलाई लामा को रखा हुआ है, पर चीन के लिए सबसे बड़ी दुखती रग वही है। भारत और चीन के संबंध क्यों नहीं ठीक हो पाते हैं? वो दलाई लामा की वजह से, एक बहुत बड़ा वजह दलाई लामा भी है। तो ऐसे में अब बांग्लादेश के साथ जो इतने कॉर्डियल संबंध चले, सबसे अच्छा हमारा बिजनेस है, सबसे अच्छा हमारा व्यापार है, उसको बना के रखना, आधे मतलब वहाँ तो बेटी और रोटी का रिश्ता है, यहाँ रहते हैं वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ रहते हैं यहाँ आके काम करते हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, शादी ब्याह हुई हैं, तो ऐसे में बहुत ट्रेन चलती है, कनेक्टिविटी, हमारे छात्र वहाँ जाके पढ़ते हैं। बंगाल के तो बहुत मेडिकल पढ़ने वाले जो 8-9 हज़ार छात्र हैं वो अधिकतर बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि वहाँ सस्ता है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई के लिए खर्चा होता है मेडिकल की पढ़ाई का, उसका 60-70% ही बांग्लादेश में होता है, आप डॉक्टर की डिग्री लेके वहाँ से आ जाते हो। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए कैच 22 सिचुएशन है शेख हसीना का हिंदुस्तान में रहना। मैं उनकी रहने की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, कैसे भारत उनके रहते हुए भी शेख मोहम्मद यूनुस के साथ या नई सरकार के साथ संबंध को कॉर्डियल बना के रखेगा, ये देखने की बात होगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।